हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास के, इसको कंप्लीट सेल चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इन वन शॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल से। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को, जो कि एक टुकड़ा होता है बार्क ऑफ ट्री का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ड्राई लेयर है, उसके उन्होंने एक छोटे से स्लाइस को ले कर के और अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसका ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया सेल। और ये सेल लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है क्लोज्ड रूम और क्लोज्ड कंपार्टमेंट। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया सेल, और इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा इन द ईयर 1665। और ये सेल जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, एक्चुअली ये डेड सेल है। ठीक है, तो आगे चल के लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने 1674 में। चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। क्या फंडामेंटल का यहाँ मतलब है सिंपलेस्ट और एलिमेंटल। कौन सा सिंपलेस्ट और बेसिक एलिमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं? तो किससे बने हैं? सेल से। इसलिए सेल को क्या कह रहा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक सिंपलेस्ट और बेसिक एलिमेंट है सेल, जिससे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल को। सेल को क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके शरीर की संरचना हुई है, वो सेल्स के द्वारा हुई है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए, जो भी उनके बॉडी के अंदर सेलुलर एक्टिविटी या लाइफ प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन होता है, वो सब इन सेल्स के ही द्वारा परफॉर्म होता है। इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और इसलिए इस सेल का क्या डेफिनेशन है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देख लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो हमारे बॉडी में ही, हमारा बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स का बना है। ठीक है, तो सेल्स जो हैं हर एक पार्ट्स में अलग अलग हैं। जैसे मसल्स के सेल्स अलग हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होंगे उनका शेप और साइज़ अलग है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनका शेप और साइज़ अलग है। तो शेप और साइज़ सेल्स का हमें नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू में ही पढ़ना है डिटेल में, इसलिए इसे यहीं अभी रहने देते हैं। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सेल से रिलेटेड कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। ब्रेन और नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना है उसे नर्व सेल कहते हैं, और वही लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, अब सेल्स की डिस्कवरी तो हो चुकी, और इसे इतना ये माइक्रोस्कोपिक होता है कि इसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, इसे माइक्रोस्कोप के ही मदद से देखा जा सकता है। तो 1940 के बाद से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो इस सेल के अंदर पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर, और उन्हीं सेल के स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दे दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इस सेल और सेल ऑर्गेनेल्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को, जो कि डेड सेल है। 1674 में एवी ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया फ्रॉम पॉन्ड वाटर से। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। 1857 में कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, जबकि इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बेंडा ने 1898 में। ठीक है, 1885 में एंड्रियो शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की। 1953 में जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की।
1945 में पोर्टर एंड थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी की, 1955 में सी डेड्यूस ने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लियस से लेके ये सारे जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इनके ही बारे में आगे हमें डिस्कस करना है। उससे पहले देख लेते हैं अनियन पिल। अगर अनियन को छील के और उसका जो ट्रांसपेरेंट पिल है उसको फॉर्सेप्स के मदद से अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये भी कुछ हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही है जिसमें बीच में ये सेंट्रल डॉट जो है इसे न्यूक्लियस कहते हैं और ये वाइट पोर्शन जो है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये अनियन पिल का स्ट्रक्चर हो गया। जब सेल की डिस्कवरी हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट व्यू था सेल्स को लेकर जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया जिसमें उन्होंने अपने व्यू दिया और उनके देख लेते हैं स्लीडन इन द ईयर 1838 एंड स्वान 1839। ये दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ व्यूज़ दिए। फर्स्ट था सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? सेल के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट भी लगभग मिलता ही जुलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। जो सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट, जो यूनिट है बेसिक, वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो सेल थ्योरी भी हम लोगों ने देख लिया। और आगे चलकर रुडोल्फ वर्चो एक और तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में कुछ और इसमें इम्प्लीमेंटेशंस की। उनके हिसाब से उन्होंने एक फ्रेज़ क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, जिसका मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हो सेल्स, उनसे ही सेल्स अराइज होते हैं, सेल्स प्रोड्यूस होते हैं पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल्स से। ठीक है, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऐसा उन्होंने रुडोल्फ वर्चो ने कहा। तो ये सेल थ्योरी के बारे में बात हो गई। अब कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे प्लांट्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें प्लांट सेल कहते हैं और एनिमल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एनिमल सेल्स कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल सेल या किसी भी तरह के सेल्स में बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सेल कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, इसके आधार पर ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा गया है। यूनी मतलब एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और मल्टी यानी मैनी सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में पहली बात क्या है कि वो एक ही सेल के बने हैं। दूसरी बात क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं? अमीबा हो गया, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास एंड सो ऑन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें होता क्या है, एक ही सेल को बॉडी का सारा फंक्शन करना है, रेस्पिरेशन का भी काम करना है, डाइजेशन भी करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है। तो क्या होता है, एक ही सेल्स थक जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उनका लाइफ स्पान भी कम होता है। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स। तो ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं और इसलिए इनका जो काम है वो डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स रेस्पिरेशन का काम कर लेंगे जबकि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेंगे। तो इस तरह से किसी भी एक सेल पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और टीम एफर्ट की वजह से इन सेल्स की एफिशिएंसी अधिक होती है और इनका लाइफ स्पान भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनी एंड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स ये डिफरेंस किसके आधार पर है? न्यूक्लियस के आधार पर। सभी सेल्स में
सेंट्रल जो पार्ट होगा उसे न्यूक्लियस कहते हैं और उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रो और यूकैरियोट्स। तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव यानी अनडेवलप्ड जो न्यूक्लियस हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहेंगे। जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स की साइज स्मॉल होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चर जनरली प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये बिना कवर के है और इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन की अगर बात करें तो अनडिफाइंड होता है, कुछ डिफाइंड नहीं है, साइटोप्लाज्म में वैसे ही फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। जनरली बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोट्स, यू का मतलब है डेवलप्ड, बिल्कुल एडवांस टाइप के न्यूक्लियस अगर हैं तो उसे यूकैरियोट्स कहेंगे। जनरली इनका साइज लार्ज होता है, 5 to the 100 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। इनका न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसलिए इसे एडवांस कहते हैं और डेवलप्ड कहते हैं। अगर इनके न्यूक्लियर रीजन की बात कर लें तो वेल डिफाइंड हैं, सराउंडेड हैं बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात हो गई। अब इसमें एक और डिफरेंस क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो भी इस साइटोप्लाज्म के आसपास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो डिफरेंसेस की बात हो गई। अब हमें सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है। तो जब भी ये सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल सिलिंड्रिकल इन शेप होता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और चारों तरफ ये फ्लूइड पार्ट है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो किसी भी तरह के सेल्स में ये तीनों स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक और कवर से घिरा होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल का हो गया। सेपरेट करता है सेल को आउटर एनवायरनमेंट से सेल, ठीक है। सेल को ये प्रोटेक्शन देता है और बाहर के एनवायरनमेंट से इसे अलग करता है। मेड ऑफ बना होता है किसका? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये गेट कीपर की तरह रहता है। जैसे गेट कीपर कुछ पर्सन्स को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, कुछ को नहीं, ठीक उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है। वो कुछ मटेरियल्स को तो सेल के अंदर जाने देता है और कुछ मटेरियल्स को रोक देता है, ठीक है। इसलिए इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। चूँकि ये आउटर मोस्ट है इसलिए इट वर्क्स एज मैकेनिकल बैरियर। सेल को हर प्रकार के अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। सेमी परमेबल कहलाता है क्योंकि कुछ ही मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देता है, कुछ को रोक देता है। नेक्स्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि जैसे हम लोग के पास माउथ है, हम लोग खाना खा सकते हैं, वैसे सेल्स के पास नहीं है। सेल तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे जो कि दिखाई भी हमें माइक्रोस्कोप में देता है, तो फिर वो कहाँ से, उसके सेल्स कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेंगे? तो सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। किस तरीके से जाता है? गैसेस और वाटर के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स गैसेस में या वाटर में मिक्स हो जाती हैं और मूव करती हैं सेल्स के अंदर, और सेल के अंदर फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ हो पाती हैं और लाइफ प्रोसेसेस चलता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कैसे हो पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर। लोअर से अगर हायर जाएगा तो इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि मटेरियल का मूवमेंट लोअर से हायर रीजन में जाएगा जब, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? हायर से लोअर आएगा। तो हायर से लोअर आने के लिए इसे
कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो तरीके हैं एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल्स बाय द ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड एनगल्फ करता है, तो ये तीन तरह के हैं। फेगोसाइटोसिस जब फूड मटेरियल सॉलिड के रूप में हो, पिनोसाइटोसिस जब फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो, और रिसेप्टर मेडिएटेड यानी कि फूड मटेरियल कुछ मीडियम के थ्रू एनगल्फ किए जा रहे हों। तो ये इसका एग्जाम्पल अमीबा है, एंडोसाइटोसिस उसी में पाया जाता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में वही मैंने बताया कि हाई से लो आना है। अब ये दो तरह के हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। याद रखने वाली बात यह है कि डिफ्यूज़न में गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion। ठीक है, और डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल अगर देख लें तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ऑक्सीजन और CO2, उनका जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। एयर में तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है ही, हमें पता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर मूव करेगी। इनहेल करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को, कंसंट्रेशन हाई कहाँ है, एयर में है तो, और हमारे बॉडी में कम है तो हायर से लोअर में जा रही है। अब बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब बॉडी के अंदर CO2 गैस जो है वो ज़्यादा हो चुकी हैं तो उनका कंसंट्रेशन हाई है बाहर के सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो वो बाहर की ओर आएगा, हायर से लोअर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें याद रखने वाली बात है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की बात हो गई। ऑस्मोसिस की अगर एग्जांपल की बात कर लें तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, ऑस्मोसिस का। तो ये तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। चलिए साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। जब भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो फ्लूइड पार्ट दिखाई देगा, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल है, मिक्सचर ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। साइटोसोल क्या है, इसमें जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। वो बना होता है किसका, 90% वाटर का, 10% प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसी साइटोसोल में डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं और जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एक न्यू टर्म है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस, सेल के जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, कॉम्बिनेशन है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो ये फ्लूइड पार्ट है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों तरह के प्लाज्म को मिला के क्या बना है, प्रोटोप्लाज्म, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस क्या है, स्लाइट डिफरेंस है कि ये प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता, ये थोड़ा पेरीफेरी की ओर होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल में जो कि बड़ा होता है और वही पुश कर देता है इस न्यूक्लियस को पेरीफेरी की ओर, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जनरली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, आइए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि वो दो तरह के लेयर्स से घिरा होता है और इस लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पोर्स बने होते हैं। ठीक है, इस पोर्स का क्या काम है? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इनकी वजह से होता है, इनके थ्रू होता है, इसलिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पोर्स होते हैं जिनको कि न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स के बाद देख लेते हैं इसके अंदर फ्लूइड पार्ट है। इस फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल गोल सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोलस के अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका सिंथेसिस जो है कहाँ होता है? इसी न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का सिंथेसिस होता है और ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया न्यूक्लियस का। अब आइए फंक्शन देखते हैं न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है और ब्रेन सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक उसी तरह सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं और वही सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर रिएक्शंस सभी को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का फंक्शन है सेल डिवीज़न। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल को आपस में सेल को डिवाइड करना होता है, तो ये डिवीज़न का काम क्यों न्यूक्लियस की वजह से होता है? सेल रिप्रोडक्शन, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर राइबोसोम का सिंथेसिस। राइबोसोम जो कि मैंने बताया एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियोलस में उसका सिंथेसिस होता है और इसका राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इस राइबोसोम को न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और वही राइबोसोम को सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट है, इस न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल है जिसे जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं और वो है डीएनए। दिस डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? इस क्रोमेटिन थ्रेड्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं वो सेल डिवीज़न के टाइम में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाती हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं जो कि हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल हैं। जो कि ये डीएनए जो कि प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम पर, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए, that is a genetic and hereditary material present inside the nucleus। तो ये सब न्यूक्लियस के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल वॉल पर। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग सेल से बने हैं, रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं। और प्लांट सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ठीक है, मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का जो कि एक तरह का पॉलीसेकाइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब फंक्शन देख लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इंजरी। बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से सेल को, प्लांट्स को बचाता है कौन? सेल वॉल। रिजिडिटी देता है सेल को, एक हार्डनेस देता है, एक शेप देता है सेल को। टर्जिडिटी प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, दैट मीन्स इट एग्जॉस्ट प्रेशर ऑन द वॉल। ठीक है, टर्जर प्रेशर जिसे कहते हैं वो किसकी वजह से होता है? सेल जो है वो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी, दैट मीन्स कि टर्जर प्रेशर की वजह से
वॉल्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, उनमें पानी प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से सेल्स जो हैं वो फूले फूले से दिखते हैं। ठीक है, तो cell wall rigidity to the cell wall provides rigidity to the cell and it also provides turgidity to the cell. That means it exerts pressure on the cell wall. बारिश वगैरह जब होती है तो क्या होता है कि जो बेसिकली एनिमल्स हैं वो हाइड कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में उस तरह की मूवमेंट नहीं है, प्लांट्स एक ही जगह रह जाते हैं। तो उनको कैसे बचाया जाए, तो इसलिए इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक दूसरा लेयर है सेल वॉल का, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बचाता है एंडोस्मोसिस से, जिसमें कि ज़्यादा पानी सेल्स के अंदर भर जाते हैं और सेल बर्स्ट करने के चांस रहते हैं। तो एंडोस्मोसिस से भी बचाता है और एक्सोस्मोसिस से भी, सेल के अंदर से ज़्यादा पानी तेज़ धूप की वजह से हाइड्रेटेड ना हो जाए, वो सिकुड़ ना जाए सेल्स, एक्सोस्मोसिस की वजह से प्लाज्मोलाइसिस ना कहीं हो जाए, श्रिंकेज ऑफ सेल ना हो जाए। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम से कौन बचाता है? सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन सेल वॉल के ऊपर ये सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमेबल है, यानी कि ये कोई रोक टोक नहीं करते हैं, आराम से मटेरियल्स इनके अंदर आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन चूँकि इन सेल वॉल के ऊपर कई तरह के सबस्टांस का डिपोजिशन होता है, जैसे पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, सबरिन हो गया, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को ज़्यादा पानी या ज़्यादा मटेरियल के अंदर आने जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। लिग्निन जो कि सेक्रेट होता है वो क्या करता है? आउटर कोटिंग मतलब ढक के रखता है प्लांट्स को या सेल्स को। पैक्टिन एक मजबूती देता है और सबरिन एक मटेरियल है जो कि सेक्रेटेड होता है सेल वॉल से, वो क्या करता है? इम्पर्मिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब सारी चीज़ों को अंदर आने से भी रोकता है। तो इस तरह सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, शेप देती है, रिजिडिटी देती है, टर्जिडिटी देती है सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखे हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ, ये है क्या? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स का और शीट्स का बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जाली है। ठीक है, बेसिकली ये एग्जिस्ट करते हैं 3 फॉर्म्स में, एक शीट्स के रूप में जिसे फ्लैटेंड सैक्स भी कहते हैं, ट्यूब्स के रूप में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में भी पाया जाता है, और ऑब्लोंग राउंडेड बैग्स जिसे कहते हैं, जिसे वेसिकल्स कहते हैं। राउंडेड और स्फेरिकल बैग्स के भी रूप में ये पाया जाता है। 3 तरीके से ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक हिस्सा न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा हिस्सा कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये ER है और ER न्यूक्लियस के चारों तरफ नेटवर्क के रूप में है। ये 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब राइबोसोम्स उनके सरफेस पर एब्सेंट होते हैं तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हो गया है RER यानी रफ, जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये हो गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं इनके फंक्शन पर। तो सबसे पहला फंक्शन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस ना करके लिपिड और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन और लिपिड और फैट ये सारी चीज़ें मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? लिपिड, प्रोटीन और फैट की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज होता है, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं।
सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इनमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन्स मिलकर फंक्शन करते हैं एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं और सारे केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने में इनकी ज़रूरत होती है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि ये एंजाइम और हार्मोन का भी फंक्शन करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये नेटवर्क होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ फैले होते हैं। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क देते हैं टू द सेल्स फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के लिए ये सेल को एक एरिया, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं और इसलिए इन्हें साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि चूँकि ये नेटवर्क की तरफ फैले हुए हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड एंड फैट सिंथेसाइज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर या बाहर, जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ इसे पहुँचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन भी में मदद करते हैं। लीवर के अंदर जब टॉक्सिन मटेरियल्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे फ्लश आउट करते हैं और क्लीन करते हैं। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी बॉडीज़ भी कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स से बनी होती हैं और इन फ्लैटेंड सैक्स को सिस्टर्न्स कहते हैं। बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, तो ये अरेंज्ड करके जो ग्रुप बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। फ्लैटेंड सैक्स जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होता है उसे सिस्टर्न्स कहते हैं। और ये गोल्जी बॉडी का कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। जब भी लिपिड एंड प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हो जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है गोल्जी बॉडीज़ के पास। गोल्जी बॉडी बेसिकली स्टोरेज का काम करती हैं, उनको स्टोर करती हैं, उनको मॉडिफाई करती हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो पैक करके डिस्पैच कर देती हैं। तो गोल्जी बॉडी भी बेसिकली 3 फॉर्म्स के होते हैं। एक तो ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लैटेंड सैक्स है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। अब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स इनके साथ अटैच्ड जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स होता है और गोल्जियन बॉडी, ये तीनों मिलकर इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो गोल्जी बॉडी का पोजीशन क्या है? ये तो हो गया सेल, आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेंटर में है न्यूक्लियस। तो ये पाया कहाँ जाता है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी डेट फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेज और फॉर्मेटिव फेज, वाइल द जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर फेस किया है उसे क्या कहते हैं? ट्रांस फेज, ठीक है। तो मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो चुकी हैं, उनका कनेक्शन रहता है गोल्जी बॉडी में। जब वो सिंथेसाइज हो गई हैं तो गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और यहाँ पर ये स्टोर रहती हैं। जब किसी सेल्स से या कहीं टारगेट ऑर्गन्स के पास ज़रूरत होती है इसकी, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? उसको मॉडिफाई करके पैक करता है और डिस्पैच कर देता है गोल्जियन बॉडीज़ से वेसिकल के थ्रू ट्रांस फेज से होते हुए डिफरेंट टारगेट पार्ट्स पर पहुंचा देता है, ठीक है। देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। फंक्शन की बात कर लें तो स्टोरेज का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग, डिस्पैचिंग एंड वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और गोल्जी बॉडी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कभी कभी इन सर्टेन केसेस में सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज प्लूरल वाइल द माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जहाँ से सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अपना फंक्शन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को करने के लिए एनर्जी मिलती है फ्यूल के रूप में,
तो इसलिए पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है फ्यूल के रूप में, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन होता है, केमिकल रिएक्शन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस। जो भी फूड हम खाते हैं ग्लूकोज के रूप में जब हमारे बॉडी में आता है तो उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, उसे और सिंपलेस्ट में तोड़ा जाता है, और वो प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस केमिकल रिएक्शन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और इसमें ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन होता है, एटीपी एनर्जी और विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसलिए इसे एटीपी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन होता है, और इसलिए इस एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसी से सारे सेल्स को एनर्जी मिल रहा है, पावर मिल रहा है, ताकि वो केमिकल रिएक्शंस और बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को कर सकें। ठीक है, और अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये भी याद रखना है कि न्यूक्लियस के बाद ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 लेयर्स का बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और आउटर में मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल भी होता है और पोरस भी होता है। पोरस का मतलब उसमें पोर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। और इनर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? डीपली फोल्डेड। ये दिख रहा है यहाँ पर डीपली फोल्डेड है। क्यों? ताकि जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो ये एक्सपेंड कर जाएंगे, और केमिकल रिएक्शन के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया और स्पेस मिल पाएगा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होते हैं। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये डीपली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जगह है, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है इसे क्रिस्टा कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी जनरेशन होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को अपने से बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेमी ऑटोनोमस कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है। इनके पास इनका ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है राइबोसोम है, और खुद का डीएनए भी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। नेक्स्ट, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स पिगमेंट बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। ठीक है, प्लास्टिड 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि कलरफुल पिगमेंट्स होती हैं, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस पिगमेंट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट, हमें पेड़ पौधों में फ्लावर, फ्रूट और लीव्स ये सब कलरफुल क्यों दिखता है? कलरफुल पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो हैं, लीव्स हमें ग्रीन दिखती हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा क्या होता है कि प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ ये भी याद रखना है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद से क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 लेयर्स का घिरा होता है। आउटर मोस्ट लेयर फ्लेक्सिबल होते हैं, पोरस होता है, ताकि मटेरियल आसानी से अंदर और बाहर आ जा सके, और इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे पर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इसे थाइलेकॉइड कहते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड कहते हैं, और इस थाइलेकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉइन का जो ये कॉइन एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, तो ये एक एनवेलप में कवर्ड होते हैं, जिसे ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, अब ये बिल्डिंग्स के रूप में ये समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग के रूप में हैं, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये किससे कनेक्टेड हैं? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली एक पार्ट है जिससे कि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब इम्पॉर्टेंट बात
फोटोसिंथेसिस का तो है ही, और जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस पिगमेंट है प्लास्टिड्स में, ये स्टोर्स, ये इनका फंक्शन क्या होता है कि फूड को स्टोर करके रखते हैं। किस फॉर्म में? या तो स्टार्च हो, ऑयल ग्रैन्यूल्स या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, इनके रूप में ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो दो फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, और तीसरा हो गया कि इनके पास भी इनका अपना ये राइबोसोम्स और डीएनए होता है, जिसकी वजह से इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। तो ये हो गया प्लास्टिड्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो कि ये भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होता है, मतलब एक लेयर से ये घिरा होता है, फील्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसका बना होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है? बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ये डाइजेस्ट कर देता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम मेटाबॉलिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर देता है, सेल को हमेशा क्लीन रखता है, क्लियर करते रहता है, गंदगी को ये डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स है उनको ये डाइजेस्ट करता है, सिंपलर में बना देता है। कोई फॉरेन मटेरियल्स बैक्टीरिया और वायरस के रूप में अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है और सेल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में ये वॉर्न आउट और डेड सेल्स को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। और कभी कभी तो अपने ही सेल्स अगर डैमेज हों तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने ही खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, और इसीलिए सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल्स कहते हैं, और चूंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर सकता है इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स है। राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट है, स्फेरिकल है। सेल ऑर्गेनिल्स सबसे छोटा है, गोल सा होता है, मेम्ब्रेनलेस है, मतलब इनको कोई भी लेयर से ये घिरे हुए नहीं होते हैं। ये साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। पाए कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग जानते हैं। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम हो गया। अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पर। तो ये क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, याद रखना है कि मेम्ब्रेनलेस यानी कि बिना लेयर के, बिना कवर के कौन कौन से मेम्ब्रेन है? राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल्स है। ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि पाया जाता है एनिमल सेल में। दे लाई नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ही पास ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। और सेल डिवीज़न के टाइम पर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये दिखते कैसे हैं? माइक्रोट्यूबल सिलेंडर जो कि स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड हो। तो सेल डिवीज़न के समय में ये न्यूक्लियस के दोनों ओर चले जाते हैं। और सीलिया फ्लैजिला डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से ही सीलिया और फ्लैजिला डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वैक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है मेनली प्लांट सेल में, ज़्यादातर एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अगर पाया जाता है तो बहुत ही स्मॉल होता है। इसे स्टोरेज सैक कहते हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट्स के लिए। इसका जो वैक्यूल का आउटर मोस्ट लेयर है वो टूनोप्लास्ट कहलाता है, और वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसे सेल सैप कहते हैं, जो कि बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का। ये तो सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, अब तक हम लोगों ने सेल ऑर्गेनिल्स को डिस्कस किया है जो कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी माइक्रोस्कोप में हम सेल को स्टडी करेंगे तो हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स को पाएंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है सेल डिवीज़न के बारे में। काफ़ी शॉर्ट में 9th स्टैंडर्ड में हमें सेल डिवीज़न को ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में नए सेल का प्रोड्यूस होना ही सेल डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न के क्या क्या फ़ायदे हैं।
टू ग्रो, यानी कि बॉडी के ग्रोथ के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए ज़रूरी है सेल डिवीज़न। टू रिप्लेस डेड, जो भी डेड सेल्स हो गए हैं उनको भी रिप्लेस करना ज़रूरी है, इसलिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। डैमेज्ड और इंज्योर्ड सेल्स जो हमारे बॉडी में हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए या फिर उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न का होना ज़रूरी है। और तीसरा है टू फॉर्म गैमेट्स एंड जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन, जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सेल डिवीज़न और सेल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स नए यंग वंस को भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं सेल डिवीज़न के अंदर। अब देख लेते हैं सेल डिविजन्स दो तरह के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। हमारे बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोसिस होता है, डिवीज़न इन बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स, रिप्लेसेस डेड सेल्स। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि बॉडी सेल्स के अंदर डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या इंज्योर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए जो डिवीज़न होता है उसे माइटोसिस कहते हैं। इट अकर्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल जिसे सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनमें होता है। ये वन सेल डिवीज़न है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही बार डिवीज़न होता है और टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल से। माइटोसिस में एक ही डिवीज़न होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं और वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से। अब देख लेते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या है, जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाते हैं जो सेल्स, उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं और उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। इट अकर्स इन जर्म सेल्स फॉर गिविंग यंग वंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग सब जानते हैं कि वो यंग वंस को, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस मियोसिस के थ्रू होता है। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये बॉडी सेल्स में होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। इसमें टू डिवीज़न अकर्स। मियोसिस में दो डिवीज़न होता है जबकि माइटोसिस में वन डिवीज़न था। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बने थे। डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। माइटोसिस में जो भी डॉटर सेल्स बने थे वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल थे, पेरेंट्स के आइडेंटिकल थे, पर मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स जो फॉर्म्ड होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो ये तो हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस and cell division. Now moving on, we have difference between plant and animal cell. Difference between plant and animal cells. Plant cells have cell wall while animal cells, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जो कि पिगमेंट बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी, डिक्टियोजम्स सब यूनिट्स के रूप में छोटे छोटे पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, डिक्टियोजम्स जिन्हें कहते हैं सब यूनिट्स के रूप में रहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये डेवलप्ड रहता है, गोल्जी बॉडी डेवलप्ड मिलता है। सेंट्रोजम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज और प्रोमिनेंट वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में जनरली एब्सेंट होते हैं और अगर कहीं मिल भी गए तो वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब एक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लें प्लांट सेल का, कि प्लांट सेल का जो शेप है वो हेक्सागोनल होता है जिसमें ये लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल्स होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ी सी पेरिफेरी की ओर मूव कर गई है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल, ये आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, उसके जस्ट बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियन है, राइबोसोम्स हैं जो कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। तो ये हो गया प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एनिमल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ
सीलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। उसके बाद ये आउटर मोस्ट लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है जो कि फ्लूइड पार्ट है। इसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड रहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ सेंट्रोजम है एनिमल सेल में। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।